स्वागत है। आज हम धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता के कुछ बहुत ही गहरे मार्मिक हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हम फोकस कर रहे हैं अध्याय 36 से 40 पर। ये वो हिस्सा है जहां कहानी का मुख्य पात्र चंदर एक तरह के मोहभंग से गुजरता है और फिर भावनात्मक रूप से काफी टूट जाता है। सही कहा, ये एक बहुत ही अहम मोड़ है उपन्यास में। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इन्हीं अध्यायों पर आधारित है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चंदर के अंदर चल क्या रहा था, वो उथल पुथल क्यों थी, कैसे मतलब प्यार, दोस्ती, समाज के बंधन, उसके अपने आदर्श, ये सब मिलकर उसे उस निराशा तक ले जाते हैं। ये एक जटिल जाल है असल में। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है अतीत की परछाई से, सुधा की यादों से। उपन्यास साफ बताता है कि भाई सुधा अब चंदर की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। शादी हो चुकी है उसकी। हाँ, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी यादें वो चंदर के दिमाग पर हावी हैं। उसकी हंसी, बातें, वो पल जो कभी शायद बहुत सुकून देते होंगे, अब कैसे बोझ बन गए हैं। ये कैसे होता है? ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छी यादें तो अच्छी होती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ये यादें अब सिर्फ मीठी नहीं रहीं। ये चंदर को उसके अधूरेपन का, उसकी हार का और शायद एक बहुत गहरे अपराध बोध का एहसास करा रही हैं। अपराध बोध? किस बात का? शायद उसे लगता है कि जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी है, और अब वो उन यादों को मतलब पकड़ कर भी रखना चाहता है और उनसे भागना भी। तो वो सुकून देने के बजाय एक कांटे की तरह चुभने लगती हैं, क्योंकि वो सच्चाई से टकराती हैं जिसे वो मान नहीं पा रहा कि सुधा अब उसकी नहीं है। और ये जो अंदरूनी जहर है यादों का, ये उसके आज पर भी तो असर डाल रहा होगा, खासकर वसुंधरा के साथ जो उसका रिश्ता है या बन सकता था। बिल्कुल, सोर्स हमें यही दिखाता है। वसुंधरा कोशिश कर रही है, वो चंदर के करीब आना चाहती है, उसे समझना चाहती है, सहारा देना चाहती है। लेकिन चंदर, वो तो जैसे दीवार खड़ी कर रहा है। हाँ, वो एक अजीब सी कश्मकश में है। टेक्स्ट में ये साफ है कि उसके मन में ये चलता है कि कहीं वसुंधरा को अपनाना सुधा के साथ धोखा तो नहीं होगा। पर क्या ये वाकई सुधा के लिए वफादारी है या ये कुछ और है, अपनी नाकाबिलियत छुपाने का तरीका? ये बहुत जरूरी सवाल है, और मुझे लगता है ये वफादारी से ज्यादा शायद उसका अपना अपराध बोध है। उसे लगता है कि सुधा की जिंदगी में जो भी दुख आया या अस्थिरता आई, उसके लिए वो भी जिम्मेदार है, और इसलिए वो खुद को शायद किसी खुशी का, किसी नए रिश्ते का हकदार ही नहीं समझता। तो वसुंधरा से वो जो दूरी बना रहा है जानबूझकर, ये जानते हुए भी कि उसे तकलीफ हो रही है, ये एक तरह की सेल्फ पनिशमेंट है। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह का आत्मदंड। वो खुद को सजा दे रहा है, और इस चक्कर में वो वसुंधरा को भी दुख पहुंचा रहा है, अनजाने में नहीं, शायद जानते हुए भी। तो ये मामला सिर्फ चंदर, सुधा और वसुंधरा का नहीं रह जाता, इसमें वो समाज भी तो है जिसमें वो जी रहे हैं। बिल्कुल। उस जमाने में उपन्यास जिस दौर का है, प्यार, शादी, रिश्ते, इनके नियम बहुत अलग थे, बहुत सख्त थे। हाँ, बहुत ज्यादा। तो क्या ये सामाजिक बंधन, ये मर्यादाएं चंदर के इस अंदरूनी संघर्ष को और नहीं उलझा रही? वो सुधा को नहीं अपना सका, क्यों? शायद समाज का डर था, या उसके अपने बनाए नैतिकता के नियम थे। हाँ। और अब वो वसुंधरा को अपनाने से हिचक रहा है। फिर वही बात, समाज क्या कहेगा या मेरा अपना ज़मीर क्या कहेगा, ये बाहरी और भीतरी दबाव कैसे काम कर रहे हैं उस पर। देखिए, ये स्थिति दिखाती है कि जब आपकी निजी भावनाएं और समाज की नैतिकता जब ये टकराती हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है। चंदर एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ उसका दिल है, उसकी फीलिंग्स है, और दूसरी तरफ समाज के बनाए हुए सही गलत के नियम है, ड्यूटी है, वफादारी है, और वो बीच में पिस रहा है। बिल्कुल। और दिक्कत यह है कि समाज के नियम अक्सर बहुत रिजिड होते हैं। वो इंसान की पर्सनल सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं देखते। सही कहा। चंदर की ट्रेजेडी यही है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहा। न तो वो समाज को पूरी तरह तोड़कर दिल की सुन पा रहा है, न दिल को मारकर समाज के हिसाब से चल पा रहा है। तो नतीजा क्या होता है? सिर्फ अपराध बोध, एक बहुत गहरी, कुचल देने वाली आत्मग्लानि। उसे लगता है वो हर मोर्चे पर फेल हो गया है, एक प्रेमी के तौर पर, दोस्त के तौर पर, शायद समाज की नजर में एक इज्जतदार आदमी के तौर पर भी। और ये जो गिल्ट है, ये आत्मग्लानि, क्या ये उसे एकदम पैरालाइज नहीं कर देती? ऐसा लगता है जैसे उसने कोशिश ही छोड़ दी है। हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है। ये गिल्ट आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जब इंसान को लगे कि मेरे हर कदम से किसी को दुख पहुंचेगा
या मैं कोई नियम तोड़ूंगा तो वो कदम उठाना ही बंद कर देता है। चंदर के साथ यही हो रहा है। ये जो इनएक्टिविटी है ये उसे धीरे धीरे अकेलेपन की तरफ धकेल रही है। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है पर बाहर से एकदम शांत उदासीन दिखने की कोशिश कर रहा है। ये तो क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल स्ट्रक्चर के बीच का। हाँ, और भारती जी ने इसे चंदर के जरिए बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। यहाँ समाज सिर्फ बाहर का दबाव नहीं है, वो चंदर के अंदर बैठ गया है, उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज बन गया है जो उसे लगातार कोसती रहती है। और इसी कश्मकश और गिल्ट का अगला स्टॉप है मोहभंग, डिसइल्यूजनमेंट। हाँ, इन अध्यायों में ये फीलिंग बहुत बहुत स्ट्रांगली उभरती है कि चंदर की जिंदगी में अब बचा क्या है, सिर्फ खालीपन, अकेलापन। वो अपने आसपास देखता है, उपन्यास बताता है कि कैसे उसके दोस्त पम्मी, गेसू, वो सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए हैं। उनकी अपनी दुनिया है, अपने काम हैं, परिवार हैं। दुनिया चल रही है। हाँ, दुनिया चल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुधा, जिसका उसकी जिंदगी में शायद सबसे अहम रोल था, वो अब किसी और की पत्नी है। उसकी एक अलग दुनिया है जिससे चंदर का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और वसुंधरा, जो शायद एक उम्मीद हो सकती थी, उसे भी उसने खुद से दूर कर दिया। तो ये देखना कि सब अपनी राह पर हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा है, ये इसके अंदर कैसी फीलिंग लाता होगा? ये सिर्फ अकेलापन है या कुछ और? ये अकेलेपन से ज्यादा गहरा है। ये असल में अस्तित्व का मोहभंग है, एग्जिस्टेंशियल डिसइल्यूजनमेंट कह सकते हैं। अच्छा। जब इंसान को लगने लगे कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा, मैंने जो आदर्श माने थे वो सब खोखले निकले, मैंने जो त्याग किए वो बेकार गए। चंदन ने शायद प्यार और दोस्ती के बहुत ऊंचे आइडियल्स बना रखे थे। उसने सुधा के लिए सैक्रिफाइस किया, शायद ये सोच करके यही प्यार की निशानी है। पर अब वो पीछे देखता है तो उसे लगता है मेरे त्याग से न सुधा को खुशी मिली न मुझे शांति। और जो चीज सबसे ज्यादा दुख देती होगी वो है दूसरों को आगे बढ़ते देखना और खुद को ठहरा हुआ पाना। एग्जैक्टली। जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और खुद को वहीं पाते हैं तो अपनी नाकामी का एहसास 1000 गुना बढ़ जाता है। चंदर के लिए ये फीलिंग कि मैं पीछे रह गया, ये उसके मोहभंग को बिल्कुल पीक पर ले जाती है। उसे लगता है कि जिस चीज के लिए सब कुछ दांव पर लगाया वो चीज ही हाथ नहीं आई। हाँ, वो चीज ही एक भ्रम निकली, माया निकली। तो क्या यही मोहभंग, यही डिसइल्यूजनमेंट उसे उस पॉइंट तक ले जाता है जहां वो पूरी तरह बिखर जाता है? इन चैप्टर्स 36 to 40 में उसका जो इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाया है वो बहुत शार्प है। हाँ, ये मोहभंग उस इमारत की आखिरी कील साबित होता है जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। सोची ना, सुधा की यादों का बोझ, वसुंधरा से दूरी और अकेलापन, समाज की वो अनदेखी जंजीरें और अंदर ही अंदर खाती हुई गिल्ट, इन सब ने मिलकर उसे अंदर से खोखला तो कर ही दिया था। सही। मोहभंग ने बस उस खोखलेपन को सामने ला दिया। अब उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं बची, कोई उम्मीद नहीं बची। उपन्यास में उसके अंदर के डायलॉग्स का जिक्र है। वो खुद से पूछता है, क्या मेरी जिंदगी का यही मकसद था? क्या मैं हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए या समाज के नियमों के लिए अपनी ख्वाहिशों की बलि देता रहूंगा? ये सवाल, ये क्या दिखाते हैं? उसकी मेंटल स्टेट क्या है इस वक्त? जब कोई इंसान इस तरह के सवाल करने लगे तो इसका मतलब है वो अपनी जिंदगी के बेसिक मीनिंग पर ही सवाल उठा रहा है। उसे लग रहा है कि मैंने जो रास्ता चुना वो गलत था, पर अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। और फिर उसका वो एकदम चुप हो जाना, लोगों से कटना, सोच कहता है भीतर ही भीतर घुटना, ये किस तरह का टूटना है? ये सिर्फ उदासी है या कुछ और गहरा है, जैसे एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्शन? ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक तरह की इमोशनल डेथ है, भावनात्मक मृत्यु। ओह। उसकी जो खामोशी है वो असल में उसके अंदर मचे हुए शोर का ही बाहरी रूप है। वो बाहर से इसलिए शांत है क्योंकि अंदर भावनाओं का इतना बड़ा तूफान है कि उसे बयान करने के लिए न शब्द बचे हैं न शायद हिम्मत। भीतर ही भीतर घुटना, ये बहुत सटीक लाइन है। ये दिखाता है कि उसका दर्द, उसकी निराशा, उसकी घुटन वो बाहर नहीं आ पा रहे और वो अंदर ही अंदर उसे खत्म कर रही है। ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक विघटन जहां इंसान का अपनी भावनाओं से, अपने आसपास की दुनिया से और आखिर में खुद से ही कनेक्शन टूट जाता है। वो जी रहा है, सांस ले रहा है, पर अंदर से वो मर चुका है। ये लगातार भावनात्मक दर्द, अनसुलझे कॉन्फ्लिक्ट्स और सामाजिक दबाव का अल्टीमेट साइकोलॉजिकल नतीजा है। अकेलापन, उदासीनता और गहरी निराशा। तो इन अध्यायों में हम चंदर के एक आइडियलिस्टिक, इमोशनल नौजवान से एक टूटे हुए मोहभंग के शिकार इंसान में
बदलने की एक बहुत दर्दनाक कहानी देखते हैं। हाँ बिल्कुल। प्यार, दोस्ती, कर्तव्य, समाज की मान्यताएं, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसकर चंदर अपनी पहचान, अपनी खुशी और शायद जीने की इच्छा तक खो देता है। सोर्स मटेरियल एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाता है जो बाहर की दुनिया से कट चुका है, अंदर से पूरी तरह थक चुका है, जिसके सपने, रिश्ते सब राख हो रहे हैं। ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर है। बिल्कुल। और चंदर की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, क्या सोचने पर? यही कि क्या वाकई ये मुमकिन है कि हम अपनी खुशी और समाज की उम्मीदों या अपने ही बनाए नैतिक फर्जों के बीच कोई बैलेंस बना पाएं? मुश्किल सवाल है। या फिर ये हमेशा एक टकराव ही रहता है जैसा चंदर के साथ हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अक्सर सही काम करने की धुन में अपनी असल खुशी को ही कुर्बान कर देते हैं? ये कहानी हमें अपने समझौतों पर, अपने त्याग पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, कि हम कब तक दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए या अतीत के बोझ तले या समाज के डर से जीते हैं। और वो कौन सा पॉइंट आता है, अगर आता है, जब हमें लगता है कि बस अब अपने मन की शांति के लिए, अपनी सच्ची खुशी के लिए जीना है। चंदर का अंत या उसका ये हाल इन सवालों का कोई आसान जवाब तो नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को और गहरा कर देता है। और शायद यही इस उपन्यास की महानता है